चंदनपुर गांव में कुसुम नाम की एक सुंदर अनाथ लड़की रहा करती थी। कुसुम जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करती थी। कुसुम जंगल में लकड़ियां काट रही थी कि तभी वहाँ एक दूसरा लकड़हारा आया। बिटिया कुसुम, अरे इतनी मेहनत ना करो बेटा, बीमार पड़ जाओगी। अगर मेहनत नहीं करूँगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? अगर तुम्हारे पिता आज जीवित होते ना बेटा, तो तुम्हें इतनी मेहनत करते देखकर उन्हें बहुत गर्व होता। इतना कहकर वो लकड़हारा वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद कुसुम लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर बाजार पहुँची। वो लकड़ियाँ बेचकर वापस अपने घर आ गई और खाना बनाने लगी। तभी उसकी सहेली गौरी वहाँ आ गई। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी गौरी। मुझे पता है कि आज तू मेरी पसंद की सब्जी बना रही है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। ये सुनकर कुसुम हंसने लगी। दरअसल गांव में गौरी ही कुसुम की एकमात्र सहेली थी। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगी। कुसुम, ठंड बहुत बढ़ गई है और तू ऐसे ही जंगल लकड़ियाँ काटने चली जाती है। तू अपने लिए कोई अच्छी सी ऊनी शॉल क्यों नहीं ले लेती? तू तो जानती है गौरी, ऊनी शॉल सस्ती नहीं मिलती और मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इतनी कीमती शॉल खरीद सकूं। गौरी कुछ नहीं बोली, चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद गौरी वहाँ से उठ गई। अच्छा सुन, आज रात मेरे घर जरूर आना। शाम के समय कुसुम गौरी के घर पहुँची। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तभी गौरी का पिता धनराज वहाँ आ गया। उसके हाथ में एक सुंदर ऊनी शॉल थी। हाँ, ये लो बिटिया, ये शॉल पहन लो, बहुत ठंड बढ़ रही है, तुम्हारे बहुत काम आएगी। लो बेटा, लो। आप मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, अब तो मुझे आपसे कोई भी वस्तु लेने में शर्म आती है। ये सुनकर धनराज थोड़ा गंभीर हो गया। अरे तुम अपने आप को पराया क्यों समझती हो कुसुम? मत भूलो बेटा कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि उन्हें उधार लेने में मुझसे शर्म आती है। काश उस समय वो मुझसे उधार ले लेते तो आज वो हमारे बीच में होते। क्या मतलब? ये बात बड़ी पुरानी है कुसुम। तुम्हारे पिता ने हमारे गांव के धनी राम नाम के व्यापारी से कुछ कर्ज लिया था। अरे धनी राम बड़ा ही क्रूर आदमी था। वो लोगों को हंसते हुए कर्ज देता था, लेकिन उसकी वसूली बहुत सख्त होती थी। हरिया अपनी पत्नी कौशल्या के साथ बाजार में खड़ा हुआ था। तभी वहाँ धनीराम नाम का व्यापारी आया। हरिया, अरे ओ हरिया, ए हरिया, मुझे मेरा कर्ज चाहिए। हरिया, ला मेरे पैसे वापस कर। मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए धनीराम जी, बस थोड़ा सा समय। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। कल तक मुझे मेरा कर्ज मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे घर के बर्तन तक बिकवा दूंगा। फिर मत कहना कि गांव में तुम्हारी बदनामी हो गई। इतना कहकर धनीराम वहाँ से चला गया। उसके जाते ही हरिया का मित्र धनराज वहाँ आ गया। अरे ये बता, आखिर तूने धनीराम से कर्ज लिया ही क्यों मेरे मित्र? गरीबी कहते हैं इसको धनराज। गरीबी इंसान से वो सब करवा देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। धनराज ने तुरंत अपनी जेब से कुछ मुद्राएं निकाली। तू ये ले जाकर उसका कर्ज चुका दे। ले। अरे देख क्या रहा है, ले तो सही। नहीं मेरे मित्र, तुम आज तक मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। पहले भी तुमसे बहुत उधार ले रखा है मैंने, जिसे मैं आज तक चुका नहीं पाया। अब ये उधार मैं तुमसे नहीं ले सकता। ना बिल्कुल नहीं। ये सही कह रहे हैं, अब हमें आपसे उधार लेने में शर्म आती है। अरे लेकिन अगर तुमने धनीराम का कर्ज नहीं चुकाया तो वो तुम्हारा बहुत अपमान करेगा, बेइज्जती करेगा। उसका क्या? चिंता मत करो। मैंने सुना है कि जंगल की गहराई में कुछ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन की लकड़ियां बहुत कीमती बिकती हैं दोस्त। आज मैं और मेरी पत्नी जंगल की गहराई में जाएंगे और चंदन की लकड़ियां काटेंगे। मुझे विश्वास है कि वो अच्छे दामों में बिकेगी और मैं धनीराम का कर्ज चुका दूंगा। इतना कहकर हरिया और कौशल्या जंगल की ओर चले गए। धनराज की आंखें नम हो गईं। बस, और फिर तुम्हारे माँ बाप जंगल चले गए बेटा।
लेकिन उसके बाद कभी वापस लौट कर नहीं आए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उस जंगल में मुझे सन्नाटे और वीरानी के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। ये सुनकर कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद कुसुम वहाँ से अपने घर वापस चली गई। अगली सुबह कुसुम जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार धनराज की बातें घूम रही थीं। अचानक कुसुम ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। मैं जंगल की गहराई में जाऊंगी और पता लगाने का प्रयास करूंगी कि आखिर मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ था। इतना सोचते ही कुसुम घने जंगल की ओर बढ़ गई। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो जंगल की गहराई में पहुंच गई। तभी अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। जोरदार वर्षा शुरू हो गई और ठंड भी बढ़ने लगी। कुसुम ठंड से कांपने लगी। ये तो अचानक बहुत ठंड बढ़ गई, ऊपर से वर्षा भी होने लगी। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी एक मैना पक्षी पर गई। वो घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। कुसुम तुरंत उसके पास पहुंच गई। ये मैना बेचारी घायल है और ठंड से कांप रही है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया गया तो इसे कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर कुसुम ने बड़े प्रेम से उस मैना पक्षी को उठा लिया। वो लगभग बेहोश होने की हालत में थी। कुसुम धीरे धीरे कदमों से उसे लेकर अपने घर आ गई और उसका इलाज करने लगी। सुबह तक वो मैना पक्षी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। कुसुम मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। अगर मैं तुम्हें जंगल की गहराई से उठाकर नहीं लाती तो तुम्हारा तो राम नाम सत्य हो जाता। अच्छा सुनो, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ काटने। लकड़ियाँ बेचकर शाम तक वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। मैना पक्षी कुसुम को ऐसे देखने लगी जैसे वो उसकी सारी बातें समझ रही हो। कुछ देर बाद कुसुम जंगल चली गई। शाम के समय जब वो वापस लौटी तब उसे अचानक याद आया कि वो मैना के लिए खाने का इंतजाम करना भूल गई थी। ओहो, मुझे क्षमा करना मैना। मैं भूल गई थी कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करके जाना चाहिए था। इतना कहकर कुसुम ने मैना के सामने कुछ दाने रख दिए। मैना आराम से दाने खाने लगी। रात होते ही कुसुम गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब कुसुम की आँख खुली तो उसे अपनी चारपाई के नीचे एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया। कुसुम ये देखकर चौंक गई। ये क्या? ये हीरा मेरी चारपाई के नीचे कहाँ से आ गया? कुसुम उस हीरे को गौर से देखने लगी। तभी वहाँ उसकी सहेली गौरी आ गई। कुसुम के हाथ में हीरा देखकर गौरी भी चौंक गई। अरे कुसुम, ये हीरा तो बहुत कीमती लग रहा है। तेरे पास कहाँ से आया? क्या ये तुझे जंगल में मिला? पता नहीं गौरी, सुबह सोकर उठी तो ये मेरी चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन तेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? तू दिन भर इतनी मेहनत करती है, तब कहीं जाकर तुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है। अगर तू इस हीरे को बेच दे तो बहुत धन कमा सकती है। कुसुम कुछ देर तक सोचती रही। लेकिन तुझे मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? अगर तू मेरी सच्ची मित्र है तो ये बात किसी को मत बताना कि मुझे चारपाई के नीचे हीरा मिला था। ठीक है, मैं वचन देती हूँ।